नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, उस तक ले जाने से पहले मैं आपके साथ ये याद करूँ कि आप कैसे बनते हैं, ये इस पर निर्भर कर रहा होता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो जब हम पढ़ते हैं तो हम अपने को गढ़ते हैं और हम किस तरह का साहित्य, किस तरह से मीडिया के द्वारा सामग्री पहुँचाते हैं पाठकों तक, दर्शकों तक, उसको लेकर कहीं न कहीं हम समाज को गढ़ रहे होते हैं। इसको मैं और संक्षेप में फ़ोकस्ड वे में कहूँ, तो आप जो सोचते हैं, उससे न केवल आपका व्यक्तित्व बनता है, बल्कि कहीं न कहीं उसका समाज पर भी असर पड़ता है। व्यक्ति का भी असर पड़ता है और जब सामूहिक रूप से कोई बात पहुँचती है, तो निश्चित रूप से असरकारी होती है। फिलहाल असर की बात करेंगे हम क्रिकेट के मैदान से, पर उससे भी पहले करेंगे स्वागत हमारे 2 साथियों का, जो आज की एक ऐसी चर्चा में हमारा साथ देने वाले हैं, जो आपके लिए सुनना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है अभी बताएँगे। पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रेम तन्मय, डॉक्टर नितिन सारस्वत जी का। तो नितिन जी ऐसा कहते हैं भाई 2 नमस्कार। डॉक्टर्स के बीच में साबुत रहूँगा मैं, ठीक है। सबसे पहले जयपुर से नितिन जी आपको बहुत बधाई। आपको क्या लगा भारत के लगातार विजयी होने के पीछे साइकोलॉजिकली भी कोई बात है क्या या दुनिया में कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल नहीं हो। मन है तो मन का कहीं ना कहीं विज्ञान भी होगा। आप ये देखें कि जिस तरीके से इंडियन टीम ने अपने डिफरेंसेस के बावजूद एक कोहेसिव यूनिट की तरह खेला, और जिस तरीके से वो फ्री माइंड के साथ खेले, वो बहुत बड़ा एक इमोशनल एंड मेंटल बैरियर था जिसे उन्होंने ब्रीच किया। आप देखिए कि अगर आप आईपीएल फॉलो कर रहे थे तो रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच में एक एक्सट्रीम रिफ्ट चल रहा था, और उसके बावजूद भी कैप्टन रोहित शर्मा ने जिस तरीके से वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर सारे सारे अपने जो आपसी मतभेद थे उन्हें भुलाया, एक यूनिट की तरह काम किया। और रोहित की जितनी तारीफ की जाए कम है। वो एग्जाम्पलरी एक कैप्टन की तरह खेला, सेल्फलेस होकर खेला, टीम के लिए खेला, फ्री स्पिरिट के साथ खेला। तो बहुत सारे मैनेजमेंट मंत्राज हैं जो इस टीम ने हम लोगों को प्रोवाइड किए हैं। बहुत ही सुंदर बात आपने कही। प्रेम जी क्रिकेट के मैदान में मनोविज्ञान की बात को लेते हुए जो सेल्फलेस शब्द इन्होंने प्रयोग किया, ये सेल्फलेसनेस जो है वो जन्मजात होती है, अपने आसपास के वातावरण को देखकर कोई सीखता है, जो एक कलेक्टिव अप्रोच हो एक टीम के सदस्य के रूप में, उसके पीछे मैं फिर हमारा जो आज का शब्द है ना संस्कार, वो भी कहीं काम करते हैं कि भारतीयता के संस्कार। तो जब हम भारतीयता के संस्कार कहते हैं तो उसमें करुणा, प्रेम, दया इत्यादि हम समझते हैं कि ये आ ही जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अशोक जी, मैं ये कहता हूँ कि संस्कारित वो है जो कि ये देखे कि उस वक्त की क्या जरूरत है और हमें नैतिकता के आधार पर क्या निर्णय लिया जाना चाहिए। एक मैं व्यक्तिगत खेल रहा हूँ और मैं ये सोचता हूँ मेरी सेंचुरी बन जाएगी, मैं कितने समय तक क्रीज पर रहता हूँ, मैं कैसे जो है अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सपोज कर पाता हूँ। और एक भावना ये होती है कि मेरी टीम किसी तरीके से जीत जाए, मैं कितनी देर क्रीज पर हूँ इसका मायना नहीं रहा है, ये मैं आउट हो जाऊंगा ये दिमाग में न रहे और वो ये खेले रिस्क लेकर के। तो ये टीम भावना जो है, ये टीम भावना व्यक्तिगत भावना को दो अलग अलग चीजें हैं। पहले के खिलाड़ियों में व्यक्तिगत भावनाएं बहुत थी, व्यक्तिगत स्कोर पर वो लोग खेलते थे और व्यक्तिगत अपने नाम और फेम के लिए खेल रहे थे। आज ये परिवर्तन देखने को मिलता है कि टीम का जीतना बहुत जरूरी है और इसके अंदर 97 पर आदमी आउट हो जाता है और वो बॉलें खराब नहीं करता। वो चाहे 47 पर आउट हो जाए, लेकिन वो 50 का चक्कर में बैठा खड़ा नहीं रहता है कि मेरी सेंचुरी गिनी जाएगी या मैं रिकॉर्ड में आ जाऊंगा या ये हो जाएगा। ये जो चेंज चेंज आया है टीम के अंदर, और अगर मैं ये कहूँ कि ये जीत की भावना के लिए आया है, आवश्यकता भी संस्कारित करती है व्यक्ति को। जी, बहुत ही यहाँ सुंदर पर बात आपने कही। आवश्यकता ने संस्कारित किया है। तो मैं नितिन जी इस बात को लेके अब जो हम अगर कहें कि पूरा जीवन एक खेल है, कई लोग इस तरह से कहते होते हैं, और एक मानव जाति का सदस्य होने के नाते हमारा जो
सोच का दायरा है, वो न केवल आज मुझे क्या लाभ होगा, आज के वातावरण पर क्या असर पड़ेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ी तक भी जाता है। उस दृष्टि से जैसे हम मीडिया और संस्कार की बात आज करने वाले हैं, तो भारत जो है उसको अभी कई बार हम विश्व गुरु इत्यादि कहते हैं, कई लोग उस पर थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं इत्यादि, पर मैं उसको वहां से देखूंगा कि अगर आप सबको अपनाने के भाव रखते हो, अगर आप ये रखते हो कि वनस्पतियों के प्रति भी प्रेम हो इत्यादि, तो ये सारे भारत के संस्कार के रूप में मैं देखता हूँ। कितने व्यवहार में या नहीं है वो एक अलग बात है। वो जो अलग बात है उसको मिलाने मिलाने के लिए मैं आप दोनों के साथ, मेरे लिए कुछ चीजें नई नहीं हुई। मैं अभी न्यूयॉर्क में बैठा हुआ जब इंडिया के चैनल्स देख रहा होता हूँ या नेटफ्लिक्स पर इंडियन ओरिएंटेड जो कार्यक्रम है उनको देख रहा होता हूँ, तो पहले मैं एक अ, शब्द जो कि रोस्ट कहलाता है, जो रोस्ट के नाम पर जो बात अभी हम कर रहे थे ना टीम स्पिरिट की, ये एकदम उल्टी बात। आप नितिन जी सोचेंगे कि प्रेम जी का सर्वश्रेष्ठ आए हमारी इस बातचीत में, तो जब वो बोल रहे तो मैं इंटरप्ट नहीं करूं, तो ये संस्कारी होना हुआ। मैं ये चाहूंगा कि आप दोनों के भीतर ऐसा भाव हो कि भाई जो मैं प्रकट कर सकता हूँ स्वतंत्र रूप से करूं, ऐसा अवकाश आपको मिले। अब इस के विपरीत है, रोस्ट का जो मूल कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि मैं आपके कैसे कपड़े फाड़ूं, कैसे मैं आपके ऊपर खरोच लगाऊं। इसमें एक और बात जो मेरे लिए एकदम अलग सी थी, मैं क्योंकि मैं जब जयपुर महाराजाज कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वो जो एक भाषा का प्रयोग करने के बारे में एक सहज एक अनुशासन था, और लड़कियां जो हैं उनके उपस्थिति में ही कहते थे कि ये माँ बहन की गाली, तो यार वो लड़कियां खड़ी हैं ऐसा। अभी ये रोस्ट में ऐसा हो रहा है कि लड़कियां खुद ही बोल रही हैं, न केवल माँ बहन की बल्कि जो शारीरिक दृष्टि से मैं जो बोल रहा हूँ वो साहित्यिक लगेगा लेकिन वो बहुत ही फूहड़ ढंग से जो भाषा का प्रयोग करके दूसरे को नीचे करने वाले। एनीवे, तो संस्कार की दृष्टि से अच्छा वो मटेरियल जो रोस्ट वाला है ना, वो बच्चों के लिए भी अवेलेबल है। तो हाउ डू यू सी दिस? और नितिन जी के बाद में प्रेम जी के पास आऊंगा। नितिन जी भी बहुत लोगों के संपर्क में रहते हैं, युवाओं के भी संपर्क में रहते हैं। सो हाउ डू यू सी, यानी ये मर्यादा या संस्कार और मीडिया इस रोस्ट के कंटेक्स्ट को लेते हुए नितिन जी। देखिए, हाँ, ये एक मुर्गा और अंडा, मुर्गी और अंडे जैसी एक सिचुएशन है। मीडिया का ये कहना है कि हम समाज का दर्पण हैं, जो समाज में हो रहा है हम वही दिखा रहे हैं। इसका एक उल्टा पहलू भी है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि नहीं, जो मीडिया दिखाना शुरू करता है उसके हिसाब से समाज ढलना शुरू हो जाता है। पर हाँ, बहुत सारी वर्जनाएं टूटी हैं और बहुत सारी चीजों में हमको इसे न्यू नॉर्मल की तरह एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, और बहुत जगहों पर कोई सेल्फ रेगुलेशन मीडिया को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, जहां पर उन्हें एक लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी। क्योंकि अभी ये शुरुआत हुई, हम लोग जो जहां आप बैठे हैं, हम या पूरी दुनिया कहिए, वो अमेरिका को कॉपी करती है। अभी मेरे पास 3 अमेरिकन क्लाइंट्स हैं जिनको मैं मेंटर कर रहा हूँ, काउंसिल कर रहा हूँ, कोच कर रहा हूँ, जो लोग 1960s से पहले बॉर्न हैं। तो वो अमेरिका के बारे में बड़ी मजेदार बात बताते हैं। वो कहते हैं हम माइल्ड मैनर्ड हैं, इसलिए आज के अमेरिका में, आज के न्यूयॉर्क में हमारा एग्जिस्टेंस भी खतरे में महसूस होता है। क्योंकि 1960s का अमेरिका 1990s के इंडिया जैसा था, और आप जिस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं वो अमेरिका में 1970s एंड 80s में आया, और इंडिया में 1990 एंड 2000 के अंदर आया, जब सारी भाषा की वर्जनाएं टूट गईं। और अब अगर आपको किसी चैनल को, अपने किसी प्रोग्राम को सुपरहिट कराना है, तो आप उसमें गालियां दीजिए, गालियों को एकदम एक्सप्रेसिव बेस्ट पे लेकर जाइए, बहुत सारा वायलेंस लेकर आइए, और बहुत सारा उसमें सेंसुअस सीन्स डालिए, और ये मसाला है परफेक्ट हिट एक प्रोग्राम के बनने का। अब क्वेश्चन ये है कि मीडिया हमें सिखा सकता होता
तो यहाँ मैं हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा, तो मीडिया पे तो रामायण भी बहुत आ रही है। मीडिया पे तो आप संस्कार चैनल खोल के देखिए, उस पे लगातार प्रवचन आते हैं। यूट्यूब पर जितना आपको प्रवचन गीता पर मिलेगा, उतना किसी और चीज पे नहीं मिलेगा। पर ऐसा क्यों है कि हमारा यूथ ही नहीं, सिर्फ यूथ को बदनाम मत कीजिए, मैं तो 60 इयर्स 70 इयर्स के लोगों को उन सो कॉल्ड संस्कार की मर्यादा को तोड़ने वाली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को रैलिश करते हुए देख रहा हूँ। तो अच्छा हमें देखिए, मन में मैं आपको झांकना इंटरप्ट होगा। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे विषय विषय की ऐसी तैसी कर रहे हो। मैंने एकदम ऐसी तैसी एकदम जो सहज रूप में कह दिया। मतलब आप कह रहे हो कोई इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारा है, जिसका मन होगा वो देखेगा। दैट आर्ग्यूमेंट आई एग्री ऑन सम लेवल, एंड येट आई फाइंड कि हम जिस तरह के सामग्री को अवेलेबल करा रहे हैं, जैसे प्रेम जी का पोता है, मैं आपके पास वापस आऊंगा क्योंकि ऐसे थोड़ा मजा आता है। जस्ट एक इंटरसेक्शन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो मैं ठीक कह रहा हूँ वी हैव टू डिसाइड वेयर द ओनस लाइज, है। अकाउंटेबिलिटी किसकी सेट करें, दैट्स ओके, सो द आपके क्वेश्चन। पास मैं वापस आता हूँ उसके थोड़े और खुलासे के लिए। पर प्रेम जी, जैसे इन्होंने कहा कि ये Catch-22 जैसी सिचुएशन है, या पहले मुर्गी अंडा है, इनका ऐसा मानना, या इसका संकेत ऐसा आता है कि भाई समाज ऐसा है इसलिए मीडिया ऐसा कर रहा है। मैं समझता हूँ कि ये बात कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की दृष्टि से भी जो क्रिएटर है, चाहे जो फिल्म मेकर है, चाहे जो वेब सीरीज बना रहा है, उसकी तरफ से कही जा सकती है। और इसमें मुझे अभी याद आता, हाल ही में वो लल्लन टॉपर नाना पाटेकर एक बात करते हुए कह रहे थे, उनको कोई एक रोल मिला था टेररिस्ट का, तो उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको कई लोग मिले थे जो उनको पुलिस वाले के रोल में या फौजी के रोल में देख के इंस्पायर होकर पुलिस में भर्ती हुए थे। उन्होंने कहा अगर कोई मुझसे प्रभावित होता है तो मैं ऐसा नहीं चाहता। तो कहीं ना कहीं मीडिया प्रभावित तो करता है, इंस्पायर तो करता है, तो अगर वो पॉजिटिवली करता है तो निगेटिव भी कर सकता है। तो ये सेंस उनमें कहीं ना कहीं रहा, उनके अचेतन में। लेकिन अभी मैं ऐसा देख रहा हूं कि जो हम एक, आप परिवार में समझोगे कि यार अंतर संबंधों में ऐसा रहना चाहिए, हालांकि वो चीज बहुत पहले से टूट गई है। एक पुरुष है, उसके कई स्त्रियों से संबंध है, फिर वो एक सोप ऑपेरा चल रहा है। लेकिन फिर भी ऐसा था कि उसमें भाषा की दृष्टि से वो इतना नीचे नहीं उतरे थे जितना कि अब उतर गए। सो कमिंग टू व्हाट नितिन जी मेंशन, आपको लगता है ये इंटरप्ले जो है अबाउट इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन मीडिया, मीडिया ऑन सोसाइटी, क्या मैं अभी ऐसा एक हाइपोथेसिस रखता हूँ, मुझे लगता है क्रिएटर के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि बॉल तो वो फेंक रहा है। आई मीन वो जैसी बॉल होगी वैसी कैच करेगा। अब बच्चा देखेगा तो वो जो भी उसको यूट्यूब पर दिख जाएगा दिख जाएगा। सो ओवरऑल प्रेम जी, योर टेक। अशोक जी, आपने जो सब्जेक्ट उठाया है वो बहुत मुझे माकूल लगता है आज के इस परिप्रेक्ष्य में कि मीडिया और संस्कार। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि तकरीबन 1973-4 की बात होगी। जोधपुर यूनिवर्सिटी में नामवर जी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हिंदी होकर के आए थे, अगर आपको अशोक जी कुछ ध्यान हाँ हाँ पड़ता हो हाँ तो। हाँ हाँ। उस समय हिंदी के विभागाध्यक्ष होने के नाते और हेड एंड प्रोफेसर एंड हेड होने के नाते उन्होंने बहुत सारे कोर्स में परिवर्तन किए। जी उस समय उन्होंने राही मासूम रजा का एक नॉवल लगाया था जिसका नाम था आधा गांव, जी अगर आपको पता हो। आधा गांव के अंदर उनके पात्र छूट गालियां बोलते थे। जी इस पर जोधपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक की थी। उस समय वाइस चांसलर मेरे ख्याल है वो जॉन साहब थे। जी अ, हाँ, तो उस समय स्ट्राइक हुई थी इस बात को लेकर के कि भाषा के संस्कार को तोड़ रहा है ये। जी और बहुत बड़ी चर्चा का विषय हो गया था कि आधा गांव जैसा नॉवल लगा दिया कोर्स में एमए के, जिसके अंदर गालियां हैं लिखी हुई, और गालियां बाकायदा उनके पात्र बोल रहे हैं। जी अब उसमें तर्क ये था, मुझे ये लगता है, देखिए कि नामवर जी वामपंथ से जुड़े हुए थे, और वामपंथ थॉट के जितने भी राइटर्स हैं उनके नॉवेल्स में उनका ये कहना होता है कि हम यथार्थ दिखा रहे हैं। यथार्थ में मजदूर अगर बात करेगा तो वो गाली ही बोलेगा, वो कोई संस्कृत निष्ठ भाषा नहीं बोल सकता। आपको पता होता है तो प्रेमचंद जी जब पहले लिख रहे थे तो वो आदर्शवाद लिख रहे थे, जी आपको पता हो तो।
जी, उन्होंने जी, सारी कहानियां आदर्शवादी लिखी। बिल्कुल। उसके बाद में वो आ गए आदर्श उन्मुख यथार्थवाद, आदर्शवाद समापन यथार्थवाद पर। उसके बाद में वो बिल्कुल यथार्थवादी हो गए और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कफन जैसी कहानी। तो आप देखिए कि उनमें भी एक क्रमिक परिवर्तन आया इस बात को लेकर के। लेकिन फिर भी एक लेखक के पास में या मीडिया कर्मी के पास में एक संस्कार होना चाहिए कि वो जो दिखा रहा है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। जी, मैं अगर उसका इम्पैक्ट सही नहीं पड़ रहा है तो उसको अपनी बात पर पुनर्विचार करने की जरूरत जरूर है। जी, मैं आपको ना 2 बातें थोड़ा समय लेके बताना चाहता हूँ। एक तो एक जोक की तरह बहुत पहले कहते थे कि नेहरू जी के समय में था कि एक महिला गहनों से लदी हुई आधी रात को जा रही थी, तो जो एक अनजान व्यक्ति ने उसको देखा कि बहन तू इतने रात को अकेली जा रही है, मैं तुझे घर पहुँचा देता हूँ। उसके बाद में इंदिरा जी के समय में ऐसा था, वो रात को गहने पहन के जा रही थी, तो उसने कहा कि गहने लेके क्यों रात को जा रही है, कोई लूट लेगा, ला मुझे ही दे दे। वो लेके चला गया, वो अकेली गई। तीसरा, जब राजीव गांधी का समय आया, ये ऐसे कहते थे वो बताने के लिए कि किस तरह का मूल्यों का एक परिवर्तन आया, तो उसने कहा कि इतना रात है, अकेली कहाँ जा रही, मेरे साथ चल। वो उसको अगवा करके ले गया, नहीं गहने भी ले गया, औरत को भी ले गया। इस प्रकार का एक था। इसको इसके समानांतर एक मैं बताता हूँ जो परिवर्तन ज्यादा पुराना नहीं, 10-20 साल का है। एक फिल्म आई थी नितिन जी जिसका नाम था सलाम नमस्ते, मेरे ख्याल से। उसमें लिव जी इन रिलेशनशिप के बारे में कथानक था। तो मैंने उनके क्रू का कहीं इंटरव्यू देख रहा था पहले, उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसी स्टोरी को इंडिया की सेटिंग में बनाते तो वो एक्सेप्टेबल नहीं थी। इसको ज्यादा पुराना नहीं समझो, 15-20 सालों के अंदर अंदर की बात है। अब उसके बाद में लिव इन रिलेशनशिप पे बहुत सारी वेब सीरीज तो चल ही रही है धड़ल्ले से। लेकिन अभी जो एक है, मैं आपको थोड़ा सा ये पूरा चलाऊंगा नहीं, लेकिन एक ट्रेलर है, और जो नितिन जी की बात थी वो कहीं ना कहीं इसमें पुष्ट भी होती है। यानी कि न केवल एडल्ट्री को हम एक नॉर्म की तरह ले रहे हैं कि भाई, अब पहले मैं ये थोड़ा सा दिखाता हूँ एंड देन आई विल कंटिन्यू। तो ये एक नई फिल्म का ट्रेलर है जिसके रिलीज होते ही कुछ घंटों में, अभी देखिए जो नितिन जी की बात को समर्थन मिलता है। ये बैड न्यूज है पिक्चर का नाम, और ये मुझे लगता है हम सबके लिए बैड न्यूज है कि इसको एक दिन के अंदर 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 कुछ 26 मिलियन लोग देख चुके हैं और 14,000 या पता नहीं कितने लोगों ने उसको लाइक कर दिया। इसका कथानक जो है वो मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको भी। बहुत कंफ्यूजन है। उन्हें मिस्ट्री सॉल्व करने वास्ते मैं शर्लॉक ने बुलावा। पैटर्निटी टेस्ट @अखिल चट्टा सब तो बड़ा ऐड कर लेना। अखिल, आई एम प्रेग्नेंट। कमाल हो गया। तुझे पैटर्निटी टेस्ट करवाना है। ले बच्चा मेरा ही है और किसका होना है? तुझे बड़ा कोई ऋषि मुनि खीर खिला गया? हाँ? खिला गया क्या? ये ना थोड़ा T20 की तरह हो रहा है। मैं ना थोड़ा टेस्ट क्रिकेट का फैन हूँ। आई लाइक चेतेश्वर पुजारा। So do I। मतलब तूने स्टार्टर वहां खाया और मेन कोर्स मेरे साथ किया? अच्छा, मैंने ये बात स्पष्ट करने के लिए कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, लेकिन इन्होंने बहुत सहज रूप में, अच्छा एंटरटेनर है, लोगों को पसंद आएगा। मैं ये कह रहा था जो क्रिएटर है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है नितिन जी, क्योंकि वो इसको ह्यूमर के साथ में एंटरटेनिंग वे में प्रेजेंट करके एक ऐसी स्थिति को नॉर्मलाइज कर रहा है। यानी जो बच्चा बड़ा हो रहा है वो समझो ये पिक्चर हिट होती है, होने के चांसेस लग रहे हैं। अब विक्की कौशल जिसको आपने यूरी में देखा होता है, वो खैर वो एक कैरेक्टर, जो भी एक्टर है उसको जो रोल मिला है वो करना है, उसकी भी चॉइस हो सकती है कि मैं ऐसा करूं कि नहीं करूं, लेकिन वो कैसे मना करेगा उसको ओवरऑल। अच्छा, इसको अगर आप कहोगे कि यार प्रोटेस्ट से बंद करो, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी आर वी मेकिंग और आर वी रिस्पॉन्सिबल समवेयर। तो एक बार फिर से मैं नितिन जी, आप समझ रहे हैं वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, एंड देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स भाई। या इसीलिए मैं कह रहा था कि इस पर डिबेट होनी चाहिए। इट शुड बी, बिकॉज आप सेंसर अगर किसी भी चीज को करेंगे, जैसे इंडिया ने चाइल्ड पॉर्न को सेंसर किया, इंडियन गवर्नमेंट ने, परिणाम क्या है? जब से वो सेंसर हुई है वो 7 टाइम्स ज्यादा देखी जा रही है। आप इंटरनेट के जमाने में हैं, अब आप सेंसरशिप से डंडा चलाकर काम नहीं कर सकते। ये तो डायलॉग से आप लोगों की चेतना को जगाएं, लोगों से बात करें, और एक अवेयरनेस लेवल क्रिएटर एंड जो
कंज्यूमर है, उसके बीच में एक अवेयरनेस लेवल क्रिएट करने के लिए डायलॉग की जरूरत पड़ेगी। या तो दोनों आधा आधा जिम्मेदारी लें, क्योंकि अगर आपने सारी जिम्मेदारी क्रिएटर पे डाल दी तो एक बहुत मजेदार बात है कि इनडिसेंसी फ्रॉम अ डिसेंट माउथ इज द मोस्ट अवेटेड थिंग। सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड चीज होती है एक डिसेंट माउथ से इनडिसेंसी। अब ये एक न्यू नॉर्मल है आज की तारीख में। एक एक व्यक्ति जो बहुत बड़े पद पे है, जब वो कुछ इनडिसेंट कहता है जोकिंग वे में, तो लोग उसे बड़ा रेलिश करते हैं। अब ये या तो हम समाज के अंदर बेसिक चेंज लाएं, क्योंकि जो आज की तारीख में जेन जी है, अगर आप उसके साथ 1 घंटा गुजारें और उसकी लैंग्वेज को नोटिस करें, तो विश्वास मानिएगा, अगर आप 2000 में भी पैदा हुए थे और आप 2010 में पैदा हुए लोगों के साथ समय गुजार रहे हैं, तो आपकी लैंग्वेज ऑब्सोलीट हो चुकी है। वो जो तो लैंग्वेज यूज करते हैं वो आपकी लैंग्वेज नहीं है। देखिए, हमें ऐसा रखना है कि हम लोग एक ही प्लेनेट पर रह रहे हैं, इसके लिए थोड़ा बहुत आदान प्रदान करना पड़ेगा। मगर फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हम अभी नॉर्मल ली एक्सेप्ट नहीं करें। फॉर एग्जाम्पल, कोई किसी को थप्पड़ नहीं मारता एक जगह पे खड़ा खड़ा, ठीक है, लेकिन चूंकि हम संवेदनात्मक स्तर पर ये महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि जो भाषा प्रयोग हम कर रहे हैं वो थप्पड़ मारने से कहीं अधिक घातक साबित हो सकती है एक कोमल मन पर, जो बच्चा बड़ा हो रहा है उस पर हमें उसको भी कहीं ना कहीं माइंड में रखना चाहिए। हम उसको किस तरह के संस्कार देंगे। और प्रेम जी की तरफ जाने से पहले तो मैं समझता हूँ, जैसे मैंने एक पिक्चर देखी प्रेम जी, जो मुझे बहुत मुश्किल हुआ देखने में, मैं कम कर करके देख रहा था, लेकिन इतनी ज्यादा माँ बहन की गालियां थी उसमें। और ये वेब सीरीज है कोई, जो फिल्म की तरह यूट्यूब पर भी है, डार्क 7 हॉर्स है कि कुछ है, डार्क 7 वाइट जो भी है। तो और ये जयपुर की सेटिंग पर था, इसलिए भी मैं उसकी तरफ आकर्षित हुआ। और उसका हीरो, मैं कहीं ना कहीं उसके बारे में थोड़ा परिचित था कि वो किनका पुत्र है इत्यादि, सुमित व्यास के नाम को भी ले ही लेता हूँ। लेकिन उसमें जिस तरह से जो युवा युवतियां हैं वो जो भाषा का प्रयोग कर रही हैं, जो स्थितियां हैं, यानी कि वो जिसको हम संस्कार कहते हैं ना, वो खिड़की से बहुत दूर फेंक दिया गया है। मगर हम उस पर अगर ऐसे कहेंगे भी तो लगेगा कि आप ऑब्सोलीट हो, आप ऑर्थोडॉक्स हो, आप कोई पुराने जमाने से आए हो। तो कहीं ना कहीं ये डायलॉग मुझे लगा कि मीडिया और संस्कार के लिए जरूरी है, ताकि हम लोग किसी न किसी किसी कॉमन प्लेटफॉर्म पर तो आ सके। तो प्रेम जी, मैं फिर से वहां जा रहा हूँ, क्रिएटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी आम आदमी से ज्यादा है या आम आदमी की इक्वल है, जैसे नितिन जी ने कहा? देखिए अशोक जी, बात तो दोनों की जिम्मेदारी की है। हम क्या देखना चाहते हैं ये वो दिखाना चाहते हैं, और हमें क्या दिखाया जाना चाहिए ये जिम्मेदारी उनकी है। वो क्योंकि कॉमर्शियल लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि ये ज़्यादा बिकेगा, तो चलो इसके अंदर ये दिखाते हैं। और आपको पता है कि हर ज़माने की ये रहा है कि जो बुरा है उसकी तरफ व्यक्ति जल्दी जाता है। तो वो बुराई बेच रहे हैं और हम बुराई खरीद रहे हैं। अब उनको लग रहा है, अब ऐसी में नैतिकता की बात लेकर के अगर कोई आएगा, जैसे जैसे कि नितिन जी ने कहा कि भाई रामायण भी चल रही है, महाभारत भी चल रही है, संस्कार चैनल भी चल रहा है। अब जो संस्कारित है वही संस्कार चैनल देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, अभी और मैं ऐसी स्थिति हाँ में हाँ दिखाने के लिए देख रहे होते हैं, फिर वो कोई चला गया तो वो चेंज कर देंगे, यहाँ आ जाएंगे। हाँ, देखिए, मैं ये पानी कह रहा ऊपर से हूँ कि नीचे की तरफ बहता है जी। बिल्कुल। अब वो क्या है कि वो इस जमाने में मिसफिट माने जाते हैं। अगर वो ये सब देख रहे हैं, जिसके घर में संस्कार चैनल चल रहा है, उसके पड़ोस से निकलने वाला बच्चा भी कहता है यार बड़ा संस्कारित परिवार है। उसका बच्चा बाहर आएगा तो वो उस पर एक व्यंग्य कसेगा कि यार क्या जो है तेरे यहाँ पर यही चलता रहता है, तू कुछ आज की लेटेस्ट भी देख रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है। वो दरअसल जब वो ये कहता है तो उसको लगता है कि यार मैं कहीं पीछे रह गया हूँ। अच्छा, अभी मैं, क्योंकि समय कम है, मैं बताता हूँ, हाल ही में जो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई, तो बाइडन ने ट्रम्प पर आरोप लगाया दैट ही हैड सेक्स विद अ पॉर्न स्टार, और उसने कहा कि आई डिडंट हैव सेक्स विद पॉर्न स्टार। तो अच्छा,
अब ये वाली बातें इतने उच्च लेवल पर आ रही हैं, तो मुझे समझ में आता है कि हम कहाँ बढ़ रहे हैं। फिर भी हमें कोशिश, मुझे लगता है, करनी चाहिए। तो सिर्फ 2-3 मिनट का समय, अगर हम 2-3 सुझाव बुलेट पॉइंट की तरह लें नितिन जी से, तो क्या कहेंगे, क्या किया जाना चाहिए? आप समझ गए हैं कि मेरी कंसर्न कहाँ से आ रही है, मीडिया और संस्कार वाली। जी। आपकी कंसर्न एकदम उचित है, पर मुझे लगता है इसमें एक मध्यम मार्ग हमको लेना होगा और बहुत ज्यादा अच्छे स्केल पे हमें एक डिस्कशन करना पड़ेगा अपने परिवार के साथ, क्योंकि और वही जो यूथ है उसको, बिकॉज बड़े मजेदार बात है, एक तरफ यूथ इस लैंग्वेज में आ रहा है और ये इस लैंग्वेज को बोलने वाला यूथ वो भी है जो स्पिरिचुअलिज्म को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्रैक्टिकली अपनी लाइफ का पार्ट बना रहा है। तो इसका एक बहुत छोटा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जो कोलकाता की दुर्गा पूजा थी, उस दुर्गा पूजा के साथ फ्यूजन और रॉक म्यूजिक को मिक्स किया गया है, और जब से वो किया गया है तब से यूथ दुर्गा पूजा से जुड़ना शुरू हो गया है दोबारा। तो मुझे लगता है हमको नितिन कहीं एक जी, ब्लेंड करना पड़ेगा। नितिन जी, एक सुझाव आपका, क्या किया जा सकता है? शांत रहे। नहीं नहीं, आप आप नितिन जी से ही पूछ रहे हैं ना? नहीं, प्रेम जी, मैं अगर नितिन जी बोल गया। हाँ, देखिए मैं ये कहता हूँ कि आपने कहा मध्यम मार्ग अपना लेना चाहिए, लेकिन मध्यम मार्ग का अर्थ ये तो नहीं है कि हम गलत और सही का फ्यूजन कर दें। आपको कहीं तो डिमार्केशन करना ही पड़ेगा कि ये जगह ये है, ये जगह ये है। आप जगह का अंतर तो करेंगे ना। आप मंदिर जा रहे हैं और बीच में एक आप अगर एक ऐसी रद्दी फिल्म चला देते हैं वहां पर, तो आप बताइए कि क्या इस वजह से लोग जाएंगे? ये कॉम्प्रोमाइज किया जाना चाहिए क्या? हमें दो अलग अलग स्थानों का चयन करना पड़ेगा। एक जगह हम संस्कार, मतलब जैसे हम स्पिरिचुअल जगह पर जा रहे हैं तो हम स्पिरिचुअल होने के लिए जा रहे हैं, एक जगह पर हम जा रहे हैं तो वह आनंद और मनोरंजन के लिए जा रहे हैं। इन दो जगहों को अलग करना पड़ेगा। तो मैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, एक मेरी समझ से आप नितिन जी की बात यह है कि उनको बुरा कह के और उनको तिरस्कृत करना एक समाधान नहीं है। उनको समझना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ऐसा स्थान लेना पड़ेगा जहां आपसी समझ विकसित हो। उसके लिए डायलॉग, पर वो बड़े पैमाने पर और बहुत सारी जगहों पर होना आवश्यक है। एक बात ये है। और दूसरी, जैसी आपने बात कही कि अच्छे और बुरे का जो अंतर है, वो समझ विकसित करने को ही हम कहते हैं विवेकी होना। विवेकशील हुए बिना जो प्रेम से आगे बढ़ना संभव नहीं होगा, क्योंकि टूटे हुए रिश्तों के साथ में टूटे हुए मनुष्य बढ़ेंगे तो संसार में, ऐसे मैं तो एकदम शास्त्रीय भाषा में कहूँ तो, शांति और जो हार्मनी वगैरह है वो बनी रहे, उसकी संभावना भी कम रहेगी। सो इंडिविजुअल के हित में भी है कि कहीं ना कहीं जो हजारों वर्षों में रिसर्च किया गया मनुष्य के मन पर, उसका भी लाभ हम आने वाली पीढ़ी तक पहुंचे, ऐसा एक पुल जो है वो बना रहे, उसका प्रयास करें। प्रेम जी का बहुत सारा धन्यवाद है, नितिन जी का बहुत सारा धन्यवाद है। और मीडिया और संस्कार के संबंध में जो हमारी चर्चा थी उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी कभी कभी हमें बताने का प्रयत्न करेंगे तो आपका अतिरिक्त आभार होगा। आप जुड़े रहे, उसके लिए आभार। मंगल कामनाओं के साथ अशोक व्यास। थैंक यू। नमस्कार।